धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की दिल्ली में वो एक एंट्री थी। उसी इरादे के साथ वो आए थे हाँ। कि मुझे दिल्ली पर राज करना है। यस, पिछले 60-70 सालों में जो योग भारत में आया उसमें धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का मैं समझता हूँ बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इंदिरा जी को और उनके परिवार के बाकी सदस्यों को वो योग करवाते थे। वो योग को स्कूलों में एक पाठ्यक्रम के रूप में उसको शामिल करवाना चाहते थे, लेकिन वो इतना हैंडसम व्यक्ति था, इतना उनका चुंबकीय व्यक्तित्व था जो आपको अपनी ओर खींचता था। ये न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में रहते थे और कौन उस घर में नहीं आता था कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की बहुत ओवर पावरिंग पर्सनैलिटी थी। और उस पे इंदिरा गांधी का हाथ उनके सर पर। जो संजय गांधी की जो अंत्येष्टि हुई वो इन्होंने करवाई। पूरा देश देख रहा था कि इनकी ताकत को। ये किशोर कुमार को बोला गया कि साहब आपको आना है, संजय गांधी का कार्यक्रम है, तो वो जब नहीं आए तो उनका कार्यक्रम ही बंद कर दिया गया। बहुत छोटा उनका जीवन था, जिस तरीके से प्लेन क्रैश में वो मारे गए। क्रैश था, अनफॉर्चुनेट था। राजीव जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और अचानक से वो जो दूरदर्शन में जो कार्यक्रम था वो बंद कर दिया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत और इसमें खास सीरीज बोलते बंगले। आज हम बात करेंगे दिल्ली की गलियों में खामोश और उदास पड़े एक ऐसे बंगले की जहां राजनीति के कई अनसुलझे और गहरे राज दफन हैं। इस बंगले ने देश की सबसे ताकतवर हस्तियों को झुकते देखा है, लेकिन अब वहां ना तो वो रौनकें हैं और ना ही कोई हैसियत। सत्ता के शीर्ष तक सीधी पहुंच रखने वाला ये बंगला एक हादसे, एक साजिश के बाद हमेशा के लिए भुला दिया गया। किसका था ये बंगला, ये जानेंगे हम वरिष्ठ पत्रकार विवेक शुक्ला जी से, जो अध्यात्म, सत्ता और साजिश से जुड़े हर राज को परत दर परत खोलेंगे। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और शांता जी, सारे हमारे देखने वालों को भी मेरा नमस्कार। एक्चुअली ये जो आज चर्चा है बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है और चूँकि योग दिवस आ रहा है उस परिप्रेक्ष्य में इसकी ये चर्चा अपने आप में बड़ा महत्व रखती है। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को हो सकता है आज की पीढ़ी ना जानती हो, क्योंकि ये पीढ़ी जो है इसने बाबा रामदेव को देखा है ना, और इस अब कई और भी। लेकिन मुझे लगता है इस देश में जो योग भले एक पुरातन भारत का हिस्सा हो, लेकिन जो पिछले 60-70 सालों में जो योग भारत में आया और जिस तरह से घर घर में पहुंचा, उसमें धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का मैं समझता हूँ बहुत महत्वपूर्ण योगदान है ना। उन्होंने इसको एक तरह से घरों तक पहुंचाया। घर पे कैसे आया, ये घरों में कैसे आया, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, क्योंकि वो एक टीवी कार्यक्रम था। तो ये धीरेन्द्र ब्रह्मचारी वास्तव में एक बड़ी शख्सियत था। मतलब जब हम लोग बड़े हो रहे थे 70 के दशक में या 80 के दशक में, तो ये अपने आप में एक भारत की सबसे शक्तिशाली जो शख्सियत थी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी थी। और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी मुझे जो लगता है, मैंने उनको बहुत बाद में देखा, 90s में देखा, जो उनका एक तरह से कह सकते हैं संध्या काल था, लेकिन वो इतना हैंडसम व्यक्ति था, इतना उनका चुंबकीय व्यक्तित्व था जो आपको अपनी ओर खींचता था। लंबे दाढ़ी है ना, काले केश और तेज था, मतलब आप उनके सामने आंखें मिला नहीं सकते थे, है ना। और तो वो एक अलग किस्म की शख्सियत थी। मुझे लगता है कि आप जब बड़े बनते हैं तो कोई बात होती है, यूं ही नहीं आपको इतनी ख्याति मिलती, आपकी इतनी शक्ति तो उनमें थी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी में। मैंने जैसे बताया, मैंने उनको एक ही बार देखा था, उनके घर ही गए थे जी। तो तब देखा था, और वो संध्या काल था, वो 70s या 80s नहीं था। तो जब ढलान पर थे एक तरीके से अपने, मतलब वो पब्लिक ग्लेयर से दूर जा चुके थे, है ना, वो तब उसके वो दूर जा चुके थे। तो ये जो थे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, ये मतलब जो ये आप समझ सकती हैं, ये समझ लीजिए कि ये 1958 या 59 में दिल्ली आते हैं। ये बिहार से आए थे? ये बिल्कुल बिहार से थे। ये बिहार से थे। ये 1958 वगैरह में आए और ये योग वगैरह को जानते थे। महत्वाकांक्षी तो ये कमाल के थे, मुझे कई लोगों ने बताया, महत्वाकांक्षी कमाल के थे। तो ये देखिए, इन्होंने 2 लोगों ने मुझे बताया, ये तो सबको पता है कि ये दिल्ली में आए तो ये 3 मूर्ति में गए। 3 मूर्ति किसका घर था? नेहरू जी का घर था, है ना। तो ये इन्होंने पहले वहाँ पे एंट्री की, लेकिन उससे पहले ये राउज एवेन्यू जो ITO के पास है, वहाँ पे 221 नंबर की कोठी थी बंगला, जिधर आजकल गांधी पीस फाउंडेशन है। वहाँ पे ये मुझे बता रहे हैं, अमिताभ
पांडे नाम के व्यक्ति, जो बाद में आईएएस ऑफिसर बने और भारत पंजाब कैडर के मिले और भारत के डिफेंस सेक्रेटरी भी रहे जी। उन्होंने मुझे बताया कि वो 221 नंबर का जो बंगला था 60 के दशक में, वो मिला हुआ था उनके पिताजी को, अमिताभ पांडे के पिताजी को। ठीक है, अमिताभ पांडे के पिताजी को ये बंगला मिला हुआ था। तो कहते कि किसी उनके पिताजी की मित्र की मार्फत ये आए कि भाई घर में ये आपको योग शिक्षा देंगे, योग का ज्ञान देंगे। तो अब देखिए कि एक व्यक्ति छोटे मोटे आदमी के पास जा ही नहीं रहा है, वो तीन मूर्ति जा रहा है, या वो दिल्ली के आला अधिकारी, वो संभवतः दिल्ली सरकार के सेक्रेटरी थे, उनके बंगले में जा रहा है और वहां पे उन्होंने एंट्री ली। और देखिए जो आदमी उसी समाज में जाना चाहता है ना, तो फिर वो चला भी जाता है ना। तो लक्ष्य साफ था, लक्ष्य, हाँ, अर्जुन दृष्टि थी। तो ये देखिए वहां पे चले गए। तो इस तरह, और वहां पे गए, अब ये अपने आप में डिबेट हो सकती है कि पहले वो अमिताभ पांडे जी के घर में गए या वो तीन मूर्ति में गए, लेकिन वो उनकी जो बड़ी पहचान बनी वो तीन मूर्ति भवन से बनी, बिल्कुल, है ना। तीन मूर्ति भवन, तो तीन मूर्ति भवन जो था नेहरू जी के सामने इस देश में सारे बौने थे। तो उनकी जो कद था पूरा भारत जानता है। आप उनसे किसी मसले पर आपका दो राय हो सकती हैं, वाद विवाद हो सकता है आप, लेकिन नेहरू जी वॉज द टॉलेस्ट लीडर ऑफ दैट एरा। तो ये जब वहाँ पे जाने लगे तो इनका इंदिरा जी से संबंध बने। इंदिरा जी एक तरह से उस घर को वही देखती थी, घर को वही देखती थी, तीन मूर्ति को। तो एक समझ ये कह सकते हैं कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की दिल्ली में एक एंट्री थी, दिल्ली में उनकी एक तरह से एंट्री थी कि भाई वो पहले वो उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन वो बड़े स्तर पे जो आए तो तीन मूर्ति में आए। या मैं जो बता रहा हूँ, जो गांधी पीस फाउंडेशन आप जानती हैं, आईटीओ के पास ही है, राउज एवेन्यू, वहाँ पे वो दिल्ली की जो एक बड़े आला अधिकारी थे, उनके घर में योग की शिक्षा दे रहे थे। तो और फिर नेहरू जी जब 64 में नहीं गए, उनका निधन हो गया, उसके बाद वो इंदिरा गांधी के साथ जुड़ गए और फिर वो लंबा सिलसिला चला। आप समझ सकते हैं कि भाई 64 के बाद 64 के बाद 84 तक, 64 में नेहरू जी गए और उसके बाद 84 तक इंदिरा जी का निधन हुआ। 20 साल वो सत्ता के शिखर पे रहे, है ना। इंदिरा जी के इतने करीबी थे, वो सत्ता के शिखर पे रहे, है ना। और आप ये समझ लीजिए कि अच्छा, फिर वो इंदिरा जी को घर जो मिला था वो एक सफ्तारजंग रोड था, वो वहाँ पे ही रहे। मतलब सुबह आना, सुबह उनको वो क्लासेस उनकी होती थी। मुझे एक महाराष्ट्र के मंत्री थे, उनका नाम है अजहर हुसैन, उन्होंने मुझे एक बार बताया कि दिल्ली में तगड़ा जाड़ा पड़ रहा था, दिसंबर वगैरह थी, और कहता है कि हमें इंदिरा जी के घर में कोई महाराष्ट्र से कांग्रेसियों का डेलीगेशन आया होगा, तो उनको सुबह 7:30-8 बजे का टाइम मिला। तो प्रधानमंत्री थे, तो प्रधानमंत्री निवास में लोग पहले ही पहुंच गए, भाई किसी तरह विलम्ब ना हो। तो कहते कि हम जब वहाँ पे पहुँचे तो कहते हैं हमारे उससे हम 1 घंटे पहले पहुँचे, और कहते हैं उसी टाइम ये इनकी भी एंट्री हुई, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की। और कहते हैं बिल्कुल कोई दिल्ली के कड़ाके के जाड़े के बावजूद वो बिल्कुल सामान्य कपड़ों में जो पहनते हैं वो आए, और इसका मतलब करीब 7 बजे के करीब आ जाते थे, और 7 से 7-8 बजे तक वो शाम तक रुकते थे। नहीं, शाम तक तो नहीं रुकते क्योंकि मतलब प्रधानमंत्री 1-1.5 घंटे वो वहाँ पे इंदिरा जी को और उनके परिवार के बाकी सदस्यों को वो योग करवाते थे। तो मतलब आप देखिए कि, और ये प्रतिदिन की दिनचर्या थी भाई। जब प्रधानमंत्री अगर दिल्ली में नहीं होती होंगी तब तो वो एक अलग बात है, लेकिन वो प्रतिदिन करवाते थे, वो तब प्रतिदिन उनका ये सिलसिला चलता था। तो ये आप देखिए, ये दो लोग जो दोनों मंत्री मैं बता रहा हूँ, ये अजहर हुसैन महाराष्ट्र के मंत्री, उन्होंने भी मुझे बताया, अभी भी हैं, कांग्रेस के बड़े लीडर हैं। और एक मुझे, मैंने आपको बताया, अमिताभ पांडे जो हैं, है ना, वो भारत सरकार के डिफेंस सेक्रेटरी थे, उन्होंने भी मुझे बताया। अच्छा, इंदिरा गांधी से उनकी जो नज़दीकियाँ थी, कितने पावरफुल थे, इसकी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बंगले की बात करते हैं कि फ्रेंड्स कॉलोनी वाला जो उनका घर था, उस समय भी बातें उठी थी कि ये जो ब्रह्मचारी जी हैं, इनकी वो हैसियत इस कदर बढ़ गई थी कि इतने पॉश इलाके में वो घर लेने का सोच पाए थे। नहीं देखिए भाई, वो 70 के दशक में बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति बन चुके थे। मैंने आपको बताया कि उनका 70 के दशक से वो इम्पोर्टेंट बन गए थे, है ना। जिस आदमी की प्राइम मिनिस्टर के हाउस में लगातार प्रतिदिन की एंट्री है, वो अपने में महत्वपूर्ण है। तो आपको कोई घर दिलवा सकता है, दिए जा सकते हैं, बट 10 रास्ते हैं। फ्रेंड्स कॉलोनी बहुत खास जगह है,
है ना, जो आपने बताया कि 58-60 में ले लिया होगा, वो नहीं संभव होगा, जी, है ना। जब आपके पास कुछ पैसा होगा या आप शक्ति के केंद्र में होंगे तब आपको मिलेगा। तो बहुत दिल्ली की एक एलीट कॉलोनी है, बहुत ही एलीट कॉलोनी है, फ्रेंड्स कॉलोनी, ये रावलपिंडी के लोगों ने बनाई थी फ्रेंड्स कॉलोनी, और ये रहते थे, इनका घर था मैंने बताया न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में, है ना, ये न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में रहते थे। और कौन उस घर में नहीं आता था? दिल्ली के पुराने जो जर्नलिस्ट हैं, आप उनसे पूछिए, उनके घर में मुख्यमंत्री और मंत्री जो थे फरियादी के रूप में आते थे, फरियादी के रूप में आते थे कि स्वामी जी हमारा ये छोटा काम करवा दीजिए, हमें ये मंत्रालय दिलवा दीजिए, है ना। तो वो छोटा मोटा ट्रांसफर प्रमोशन के लिए थोड़ी आते थे, बहुत बड़े लेवल का मामला था। तो वो उनका भटकाव तो हुआ ना, वो योग गुरु तो रहे नहीं थे, बाद में तो चेंज हो गया था उनका सब कुछ। वो तो हम अभी चर्चा करेंगे कि उन्होंने फिर अलग अलग अपने विमान लेने शुरू कर दिए, विमान थे जिसमें उनकी बाद में आगे जाके उनकी मृत्यु भी हुई। वो तो बदल ही गया ना उनका। अच्छा, पावर करप्ट्स कहते हैं कि इसके बाद उन पे कई तरह के आरोप लगे, जिसमें मतलब जमीनें को कब्जा करना या हथियार रखना, इस तरह के आरोप भी उनके ऊपर खूब लगे। देखिए 84 के बाद, मैंने जब हमारी बात हो रही थी कि 64 से 84 तक वो बहुत महत्वपूर्ण रहे और सारी चीज़ें थी, इंदिरा गांधी के बहुत करीबी थे। एक सफदरजंग रोड जो है, जो इंदिरा गांधी का घर था, एक अकबर रोड जो उनका दफ्तर था, वहाँ पे उनकी एंट्री थी। आप मतलब लोग कहते हैं कि जो इंदिरा गांधी की जो सबसे करीबी थी, अगर इंदिरा जी नहीं होती थी तो आर के धवन के मार्फत वो जो चाहते थे करवाते थे। आर के धवन के भी वो एक तरह से टीचर थे, योग गुरु थे, यू नो। तो वो गुरु थे, तो वो उस तरह उस लेवल पे तो कोई दिक्कत थी ही नहीं उनको। लेकिन 84 में इंदिरा जी की जो मृत्यु हुई, उसके बाद सितारे गर्दिश में आने लगे। देखिए हमेशा तो हम आपके सितारे चढ़े भी नहीं रहते, कभी तो होता है कि जब आदमी अप्स एंड डाउन्स जो था। 84 के बाद मुझे लगता है कि एक तो क्या हुआ कि उस दौर में उनका एक दूरदर्शन, एकमात्र दूरदर्शन होता था जी। तो एक कार्यक्रम आता था, वो पूरे देश को ज्ञान देते थे, योग पे जी। तो दो उनके शिष्य होते थे, एक थे बाल मुकुंद जी। बाल मुकुंद जी से मैं मिला हूँ, वो पालम गांव में रहते हैं, बहुत ही अच्छे इंसान है। और एक लड़की होती थी, उसको कहते थे डॉली जी, ये योग करके दिखाइए, है ना। तो डॉली उस जमाने में सब पूरे देश की जुबान पे डॉली जी और बाल मुकुंद का नाम आ गया था, है ना। तो बाल मुकुंद तो अभी हैं, मतलब मुझे 2 साल पहले तक मेरा उनसे संपर्क था। अब डॉली जी किधर होंगी, जमाना हो गया है। 84 से हम 20-25 में आ गए हैं, इट्स अ लॉन्ग टाइम। तो 84 में से पहले मैं जाना चाहूंगा 1980 में मैं समझता हूँ 23 जून को संजय गांधी की विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई। बहुत ही मतलब दुखद घटना थी। इंदिरा गांधी को तोड़ दिया था संजय गांधी की मृत्यु ने, वो तो बहुत ही दुखद था, है ना। वो तो बहुत ही मामला था। तो जो संजय गांधी की जो अंत्येष्टि हुई वो इन्होंने करवाई, इनकी देखरेख में हुई। तो पूरा देश देख रहा था, तो कहते हैं ना कि पूरा देश देख रहा था कि इनकी ताकत को। देखिए विद्वान तो थे ही ना वो, है ना, विद्वान थे, तो इनकी ताकत को देख रहे थे। और वो एक्चुअली अंत्येष्टि में 2 लोगों की भूमिका थी, एक थे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी और एक बिरला मंदिर के जो मुख्य पुजारी थे गोस्वामी जी, उनकी भूमिका थी। तो लेकिन ये आगे थे क्योंकि पहचाने जा रहे थे, इनका चेहरा इतना वेल नोन हो चुका था। एक्चुअली वो वेल नोन कैसे हुए, जो वो दूरदर्शन एक कार्यक्रम दिखाता था योग पे, जिसको हम बता रहे हैं, और उसमें 2 शिष्य होते थे, तो इस लोगों के सवालों के जवाब देते थे और बताते थे। तो पूरा देश देखता था। उस जमाने में 3 प्रोग्राम आते थे दूरदर्शन में जो बड़े पॉपुलर थे। एक रविवार को पिक्चर आती थी, है ना, एक चित्रहार आता था, और एक धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का योग का कार्यक्रम था। तो उस जमाने में कोई एंटरटेनमेंट के साधन नहीं थे, कुछ नहीं था, तो वो लोग पूरा देखते थे उसको। लेकिन 84 में इंदिरा जी की 31 अक्टूबर 1984 को हत्या कर दी जाती है। उसके बाद राजीव जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, और अचानक से वो जो दूरदर्शन में जो कार्यक्रम था वो बंद कर दिया जाता है ना, वो बंद कर दिया जाता है। और उसकी क्या वजह थी
है ना, एब्रप्टली बंद करने की, क्योंकि देखिए आजकल तो कोई ऐसा बंद नहीं करेगा ना, जो बहुत पॉपुलर प्रोग्राम होगा वो क्यों बंद करेगा, है ना। आज के दौर में तो ये संभव नहीं है। और वो भी इंदिरा गांधी जी के बेटे ने बेटे ने, हाँ, जिनकी माँ के बहुत करीब रहे थे, बिल्कुल उन्होंने ही कर दिया, उन्होंने ही कर दिया। देखिए उस जमाने में दो चीजें हुई कि उन्होंने जैसे कई लोगों से डिस्टेंस बना लिया, अपनी जो माँ के जो करीबी थे, आर के धवन वगैरह थे, है ना, कुछ और भी लोग थे, आर के धवन का नाम मुझे जो फौरन मेरे जहन में आ रहा है, लेकिन आर के धवन वगैरह फिर से उनकी गुड बुक्स में आ गए, मंत्री भी बने, सारी चीज, लेकिन ये कभी नहीं आया, ये कभी नहीं आया। तो आप समझ सकते हैं कि 84 के बाद ये एक तरह से नेपथ्य में चले गए, नेपथ्य में चले 84 से 94 तक जब उनकी मृत्यु हुई। मुझे लगता है इस दौर में उनका एक महत्वपूर्ण काम रहा। फिर ये पत्रकारों को बुलाते थे, उसी सिलसिले में एक बार हम भी उनके पास जाने का मौका मिला, हमें भी जाने का मौका मिला। वो योग को स्कूलों में एक पाठ्यक्रम के रूप में उसको शामिल करवाना चाहते थे। ये उनकी एक बड़ी पहल थी। हाँ, देखिए ये तो बड़ी उस समय योग को वो हर घर तक पहुंचाना, बच्चों तक पहुंचाना, स्कूलों में पहुंचाना, ये एक बड़ी पहल थी। स्कूलों के माध्यम से तो आप ये एक बड़ा, तो इन्होंने जो स्कूलों में पहुंचाया, तो फिर सरकार ने इस बात को मान लिया, और ये मुझे लगता है कि केंद्रीय विद्यालय में सबसे पहले योग अध्यापकों की भर्तियां हुई। देश में योग अध्यापकों की भर्तियां सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय में हुई, और उसके बाद पूरे देश में होने लगी, तो हजारों लाखों लोगों को नौकरियां मिली। तो आप उनसे पूछेंगे तो वो इस बात को लेकर बड़े कृतज्ञता का भाव रखते हैं। देखिए योग तो अब इस देश का हिस्सा बन गया ना, बिल्कुल। अब इस देश में योग के बिना तो गुजारा ही नहीं है। आप योग नहीं करते तो करने लगेंगे, है ना, मतलब आपका मूड है कि भाई करना है मुझे, योग इज पार्ट ऑफ इंडिया नाउ। लेकिन वो अब हुआ है, उससे पहले तक इस सोच को लोगों तक लेके जाना कि योग को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाइए, ये एक तरीके से उन्होंने ही इसको नहीं, इसमें क्या बात है, वो योग के एक बड़े विद्वान थे, वो सारी चीजें करते थे, लेकिन ये जैसे कहते हैं ये पावर करप्ट्स और ये उसमें वो भटकाव आया, ये तो है, लेकिन योग को लेके जो घर घर तक योग को पहुंचाया, और मैं मानता हूँ वो जो कार्यक्रम था योग का, दूरदर्शन मोनार्क था उस टाइम, सारा देश में उसको देखता था, तो जो उन्होंने पहुंचाया उसकी वजह से योग पॉपुलर हुआ, और उसमें उस कार्यक्रम की भूमिका, फिर ये योग स्कूलों में गया, स्कूलों में हजारों, इस देश में कितने स्कूल हैं, है ना, हजारों लाखों अध्यापक बने, और अब तो देखिए योग जो है पूरा देश जिस ढंग से 21 जून को भारत ही क्या पूरी दुनिया में मनाया जाता है योग दिवस, है ना। अभी मैं यहाँ पे था, ऋषिकेश में था, ऋषिकेश को योग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है ना, तो वहाँ पे भी इनकी लोग चर्चा कर रहे थे, वहाँ पे 10 दिन 15 दिन पहले तैयारियां हो रही थी, तो मुझे लगा कि ये एक फिनोमिनन था, है ना, कि मतलब जो मृत्यु के, देखिए उनकी मृत्यु को भी 20-21-30 साल हो रहे हैं, इसके बावजूद भी वो जो हिंदुस्तान की स्मृति से दूर नहीं जा पा रहा है। योग की बात होगी तो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की बात अनिवार्य रूप से होगी, लेकिन उनकी पहचान जो है ना उस दशक में सर योग गुरु से ज़्यादा इंदिरा गांधी के बहुत ही करीबी के रूप में होने लगी थी, और उसको लेके सवाल भी उठने लगे थे। तो ऐसा वो क्या करते थे? नहीं देखिए, सवाल जो मुझे लग रहा है कि जब तक इंदिरा जी थी 84 तक तो कोई ऐसे सवाल नहीं थे, मतलब मुझे जो लग रहा है ना, कोई ऐसे सवाल नहीं थे। बाद में चीजें खुली, बाद में खुली। अब जैसे भारत के प्रधानमंत्री बने बाद के दौर में, वो तो 90 के दशक में बने, आई के गुजराल, उन्होंने कुछ लिखा है इनके बारे में, उन्होंने लिखा, है ना, उन्होंने कहा कि भाई वो एक बार शहरी विकास मंत्री थे केंद्र में, तो उनको फोन किया कि भैया मुझे ये जो गुल डाकाने के पास जो एक प्लॉट है, ये मुझे अपने आश्रम के वो जो योग संस्थान के लिए दे दीजिए, और बिल्कुल हड़काने वाले भाव से, है ना, हड़काने वाले भाव से। तो जब उन्होंने उनके आदेश को एक समझ लीजिए उसको इग्नोर किया जो था, तो कुछ दिन के बाद जो मंत्रिमंडल का रिशफल हुई, उसमें गुजराल जी की छुट्टी हो गई, है ना, उसके बाद उमा शंकर दीक्षित को बनाया गया, है ना, तो तब हो गया काम। मतलब वो केंद्रीय मंत्री को डराते या धमकाने वाली स्थिति में थे, हटाने की हैसियत में भी थे। यस, भाई एक केंद्रीय मंत्री को आप हटा रहे हो, आई के गुजराल, जो आगे चलकर भारत का प्रधानमंत्री बन रहा है ना। तो ये मुझे लगता है ये इतना जो भारत स्वतंत्र भारत का कि सबसे पावरफुल जो बाबा बने,
कि जो हम बाबा तो बहुत इस देश को मिल रहे हैं, जिस तरह का भारत है वहाँ पे आते रहेंगे, लेकिन वो मुझे लगता है पहले शक्तिशाली बाबा थे जो पावर के करीब थे। और प्रधानमंत्री का एक तरह से आप कह सकते हैं देश की, इंदिरा जी तो बहुत पावरफुल प्रधानमंत्री थी, उनका संरक्षण प्राप्त था, उनका डायरेक्टली नहीं भी हो तो कहीं भी देखिए, एक बात है कि आप एक सफ्तारजंग रोड से जुड़ी हुई है तो इसका मतलब आप पे कौन सवाल खड़े करेगा, या किसकी हैसियत है ना, किसकी। और फिर मैं ये भी जरूर बोलूंगा कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की बहुत ओवर पावरिंग पर्सनैलिटी थी। उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते थे भाई साहब, उसको इग्नोर करने की स्थिति नहीं थी किसी की। वो बहुत पावरफुल, इंदिरा गांधी का हाथ उनके सर पर, तो फिर और क्या ही चाहिए। इसमें क्या शक है, वो पावरफुल आदमी थे, ही वाज अ वेरी पावरफुल मैन। और कोई क्या बोल सकता, पर देखिए ये अब उस दौर में कई लोग ऐसे थे। अभी मैं जब आ रहा था तो इमरजेंसी की बातें हो रही थी एफएम में, तो वो इमरजेंसी की बातें हो रही थी, तो उसमें मैं सुन रहा था कि वो ये किशोर कुमार को बोला गया कि साहब आपको आना है, संजय गांधी का कार्यक्रम है अंबेडकर स्टेडियम में। तो वो उन्होंने सवाल किए कि भाई ऐसे आप कैसे बोल रहे हो। तो वो जब नहीं आए तो उनका कार्यक्रम ही बंद कर दिया गया, विद्याचरण शुक्ला ने कहा। तो ये बहुत पावरफुल लोग थे। तो ये बहुत पावरफुल तो तब बनते हैं ना कि जो मेरे बॉस ने मुझे शक्तियां दी हो, है ना, तब शक्तियां दी हो तब आप पावरफुल बनते हो, वरना आप कैसे पावरफुल बनोगे। अच्छा सर, इमरजेंसी में भी इनकी कोई भूमिका रही, मतलब कुछ इस तरह का उनको लगा कि जिस तरह के फैसले लेने में या चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराने में भी इनका कुछ हाथ रहा क्या, क्योंकि इसको लेके भी सवाल उठते हैं। इमरजेंसी मुझे लगता है इनसे सवाल खड़े कौन करेगा, ये जो चाहते होंगे हो जाता होगा जी, है ना। देखिए कुछ लोगों के सामने कोई वो नहीं है, उनके सामने विरोध और अवरोध नहीं है। इमरजेंसी में कौन विरोध कर सकता था, इमरजेंसी में कौन विरोध अवरोध कर सकता नहीं, लेकिन उनकी भूमिका को लेके जो बाद में हुआ कि इतने पावरफुल बाबा थे, नहीं वो जो तो पावरफुल बन ही गए करवा सकते थे, वो तो पावरफुल बन ही गए ना भाई। आप देखिए कि इन्होंने क्या पूरब जम्मू में एक अपना एक आश्रम बनाया, वहाँ पे फिर आर्म्स वाला मामला था, कई जहाज हेलीकॉप्टर, वो सारी चीजें तो लेकिन वो बाद में खुलने लगी, है ना। लेकिन वो तब तक वो समाप्ति हो गए थे। देखिए जैसे मुझे लग रहा है कि पोस्ट 84 धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का संध्या काल शुरू हो गया था, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि उनका कोई बहुत बड़ा काम हो उनके करियर का। अच्छा, उन्होंने जो एक आश्रम बनवाया था गोल डाक खाने के पास, उसका क्या हुआ? उस समय वो जब बना था तो कौन कौन लोग वहाँ जाते थे? नहीं देखिए वो तो फॉर ऑल था, और वहाँ पे देखिए नई दिल्ली के लोग ही ज़्यादा जाते थे। देखिए 80 तक दिल्ली बहुत छोटी थी मैम, है ना। 84 तक दिल्ली एक तरह से छोटा सा शहर था, है ना। तो जिधर इस टाइम आप आपके स्टूडियो में बैठे हुए हैं, नोएडा कहाँ बना था, है ना। जमुना पर भी बहुत नाम भी था। तो दिल्ली छोटी थी, तो नई दिल्ली के लोग वगैरह जो थे आते थे। और कुछ देखिए दिल्ली में, क्षमा चाहता हूँ ये मेरा बड़ा प्रिय शहर है, लेकिन दिल्ली में एक दलाल कल्चर रहा है। तो जो लोग महत्वपूर्ण लोगों से जुड़ना चाहते हैं वो ऐसी महफिलों में जाना शुरू कर देते हैं। उनकी योग में दिलचस्पी ना भी हो कि चलो इस माध्यम से हम उस शक्तिशाली आदमी से जुड़ जाएंगे, तो ऐसे लोग आते होंगे, है ना। लेकिन अभी देखिए कि कितनी प्राइम लोकेशन है। मैं तो अभी डाक खाने के पास, जो भी दिल्ली को जानते होंगे, तो मैं तो अभी भी जब भी गुजरता हूँ वहाँ से, है ना, तो 1 मिनट के लिए धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का ख्याल आता है। क्योंकि वो बाहर से गुजरते हुए भी वो दिखता था कि जब वो योग कर रहे होते थे लोग, तो वो दिखता था सुबह शाम। तो मुझे तो वो जो जगह है ना, वो एक तरह से आप कह सकते हैं इमॉर्टल हो गई है। वो इमॉर्टल हो गई है, और वो अब वो कुछ भी बने, वो कुछ भी बने, लेकिन उसकी जो पहचान है वो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी से ही होती है। देखिए दिल्ली में उस जगह की पहचान जो है, मुझे लगा अभी 25-30 साल और 1-2 पीढ़ी तक तो चलेगी उस जगह की पहचान, है ना। क्योंकि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी 25-30 साल तो हो ही गए उनको, उनके निधन को। तो अभी मुझे लगता है 20-25 साल उस जगह की पहचान अभी बनी रहेगी। और सर जो इनका न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी वाला जो बंगला है, यहाँ उनके साथ कौन कौन रहता था? उनके परिवार के लोग? पूरा परिवार, उनका परिवार रहता था, उनके भाई वगैरह रहते थे, और काफी ही वाज अ फैमिली मैन। कई लोग उनके साथ रहते थे, और वो बंगला मुझे लगता है अभी भी उनके परिवार के पास ही, जो पिछले 2-2.5 साल की मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उनके परिवार के पास ही था। और उसका कोई ऐसा नहीं है कि वो
बट गया हो या बिक गया हो, हम्म, तो वो उसके साथ ही रहा। लेकिन ये है कि देखिए कई ऐसे बंगले दिखते हैं। मैंने एक आध बार आपका जिक्र भी किया था, पृथ्वीराज रोड से जब मैं गुजरता हूँ तो वहाँ पे भगत जी का बंगला था, HKL भगत का, केंद्रीय मंत्री थे भाई साहब। प्रतिदिन उनके घर के बाहर सैकड़ों लोग आते थे फरियादी, और वो सबके काम करवाते थे। लेकिन जब वो व्यक्ति नहीं रहा तो वो सब बदल गया, है ना। वो व्यक्ति नहीं रहा, दुनिया बदल गई, है ना। चेंज में दिल्ली चेंज तो वैसे भी उगते सूरज को सलाम करती है। वो तो है। दिल्ली के साथ दिक्कत ही है। हाँ। देखिए दिल्ली के साथ दिक्कत ये है कि दिल्ली वाले जो हैं, जो यहाँ पे मतलब इस शहर के प्रति कृतज्ञता का भाव कम रखते हैं। ये शहर आपको सब कुछ देता है, घर देगा, मकान देगा, गाड़ी देगा, लेकिन फिर भी आप कहते हो कि नहीं मैं वहां से हूँ। बॉम्बे वाला ये नहीं कहेगा। बॉम्बे वाला 2 साल के बाद मुंबई कर हो जाता है, दिल्ली वाला मुंबई कर नहीं होता। अब दिल्ली वाला उसकी पहचान बहुत बाद तक नहीं जाती, बहुत बाद में होता है। ये इस शहर का मैं समझता हूँ ये शहर, इस शहर के साथ ये जुड़ा हुआ है, ये पक्ष है। मुझे लगता है 1984 में इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद से ही उनका जो बंगला था वो वहाँ सब कुछ खत्म हो गया था, लोगों का आना जाना बंद ही हो गया था जब उनका ढलान आएगा। देखिए भाई ऐसा है कि अब तो लोग आदमी के पावर से हटता है ना। कई IAS अफसर बताते हैं, एक अभी दिल्ली के पुलिस कमिश्नर रिटायर हुए, नंबर 2 थे, नाम नहीं लूँगा उनका, बहुत नामी पुलिस अफसर रहे। तो वो मुझे बता रहे थे, कहते कि यार विवेक जब से रिटायर हुआ हूँ गिनती में एक आधी कोई व्हाट्सएप वगैरह आ जाता है, कोई एक आध फ़ोन आ गया। कहता पहले रोज़ के 500 फ़ोन आते थे। तो दिल्ली पुलिस का कमिश्नर कोई छोटा मोटा आदमी है ना। फ़ोन आ रहे हैं, बात कि भाई मेरा ये काम करवा दो, मेरा वो काम करवा दो, व्हाट्सएप आ रहे हैं। कहता अब कोई नहीं करता। तो और ये बहुत इम्पोर्टेंट पुलिस ऑफिसर थे, है ना। और ये दिल्ली के अलावा चंडीगढ़ में भी रहे। तो और ये मतलब ही इज़ मोर देन ए कोप। तो उसकी ये हालत है, तो बाकी को कौन पूछेगा। वही उनके साथ हश्र हुआ होगा। ये लोगों को तकलीफ देती है ये बातें, क्योंकि आपने लोगों के इतने काम करवाए होते हैं और फिर आपको बुला दिया जाता है, आपको इग्नोर लोग करते हैं, बिल्कुल, है ना। इस शहर का ये तासीर है, इस शहर की, ये दुखद है। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी की जो मृत्यु हुई सर, वो भी बहुत दुखद थी। बहुत छोटा उनका जीवन था। मृत्यु तो देखिए दुखद ही होती है शांता जी। मृत्यु जिस तरीके से प्लेन क्रैश में वो मारे गए, प्लेन क्रैश था, अनफॉर्चुनेट था, और जम्मू में था, प्लेन क्रैश था। और मतलब उसका क्या हुआ था सर? नहीं, प्लेन क्रैश था। देखिए वो इंक्वायरी वगैरह हुई, उसके में क्या निकलता है। एक इंसान चला गया, फिर क्या बचा, क्या शेष क्या बचा बताइए ना। वो तो कुछ बचा, लेकिन वो उससे पहले ही मतलब कहीं बिल्कुल जो खबरों की दुनिया से बाहर हो चुके थे। उनके वो कभी कभी दिल्ली के खेल पत्रकारों को बुलवाते थे अपने पास, है ना, इंटरेस्टिंगली। और वो स्कूलों में योग के अध्यापकों की नियुक्ति को लेके एक तरह से आंदोलन चला रहे थे अपने स्तर पे, जो सरकार ने मान ही लिया। अच्छा, आप ये कह रहे थे कि बाकी पत्रकारों को नहीं बुलाते थे। उनका कहना था कि मीडिया उनके बारे में बहुत कुछ नेगेटिव लिखता है, इसीलिए सिर्फ खेल पत्रकारों से, क्योंकि वो योग के लिए हाँ। अच्छा देखिए ये भी है, ये भी बड़ी अजीब बात है कि खेल पत्रकार जो होता है उसके लिए योग को वो कभी स्पोर्ट्स कैटेगरी में नहीं रखता है। लेकिन वो फिर किसको बुलवाते, तो वो खेल पत्रकारों को बुलवाते थे। खेल पत्रकारों को अपने घर में बुलाते थे और बीच बीच में बुलाते थे। तो ये मुद्दा होता था। एक्चुअली मुझे लगता है कि इतना रियलाइजेशन उनको भी हो गया था कि अब मेरा काम हो गया है ना, क्योंकि अब वापसी संभव नहीं है। क्योंकि दिल्ली में पावर सेंटर बदल गए थे, सारी चीज़ें बदल गई थी, कांग्रेस कमज़ोर हो रही थी, कांग्रेस में भी उनके लिए स्पेस कहाँ बचा था। जो कांग्रेस के जो उनके करीबी लोग थे, R.K. धवन थे, इंदिरा जी तो पहले ही नहीं रही थी, R.K. धवन थे, बूटा सिंह थे, ये सब लोग जो थे ना, वो उस तरह से रहे नहीं थे, या पहली वाली उनकी स्थिति नहीं थी। तो वो भी इस बात को तो रियलाइज करने ही लगे ही होंगे ना। समझदार आदमी थे, ऐसा नहीं है कि वो आप ये देखिए कि वो बिल्कुल यंग थे। 3 मूर्ति भवन से शुरुआत की थी उन्होंने। अभी भी दिल्ली में बताइए कितने लोग हैं जो 3 मूर्ति भवन में एक बार भी गए हो। उसी इरादे के साथ वो आए थे कि मुझे दिल्ली पर राज करना है। यस, आप ये मुझे अभी भी बताइए दिल्ली में कितने लोग हैं जिन जो 3 मूर्ति भवन में एक बार भी गए हो, है ना। अब तो वो सार्वजनिक जगह है, अब तो वहाँ पे कई म्यूजियम हैं, कई चीजें, फिर भी कितनी बार गए हैं। और वो आदमी वहाँ पे नौकरी करने के इरादे से गया,
जस्ट इमेजिन। शुरुआत ही उसने और वहीं से बिहार की। से आया था, हाँ, है ना। और लेकिन सपने देखिए ना, जैसे आप सोचोगे तो वो पूरे भी हो जाएंगे। कहते ही है ना अंग्रेजी में कि इफ इफ देयर इज अ विल देन देयर इज अ वे। तो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी में ये था, इसीलिए तो हम चर्चा कर रहे हैं उनकी, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं। तो जैसा कि सर ने कहा कि वो आदमी इसी इरादे के साथ आया था, यानी कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, कि उन्हें दिल्ली पर राज करना है, और इसलिए उनका लक्ष्य बहुत साफ था कि कहाँ पहुंचना है, किसके घर पहुंचना है, और उन्होंने ये करके दिखाया भी। लगभग 2 दशक तक उन्होंने दिल्ली पर राज किया। उनके सितारे चमकते थे, लोग उनको सलाम करते थे। लेकिन इंदिरा गांधी की मौत के बाद वो समय आया जब वो गर्दिश में चले गए। इसके बाद लोग धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को भूल गए, याद रही तो बस उनकी कहानियां, उनकी वो बदनामियां। तो बोलते बंगले में आज इतना ही। बहुत शुक्रिया सर हमारे शो में आने बहुत के लिए। आपने बदनामी अच्छा जोड़ा। जी। गुड वन। तो जल्द थैंक यू। मुलाकात होगी एक और पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।